हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लिमिट स्टेट मेथड हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में 2 लेक्चर अभी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और लिमिट स्टेट मेथड के जो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन थे, उसका ये 3rd लेक्चर है। और ये जो पूरे लेक्चर्स आपको कराए जा रहे हैं, इसमें 4 लेक्चर मैंने बनाया है और ये चारों लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप इस चैप्टर को मिस करते हो, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझते हो और इसके कोडल प्रोविज़न को नहीं समझते हो, तो आपको सारे आने वाले चैप्टर्स जो है ना, वहाँ पे दिक्कत आएंगी, है ना। तो आप इस सारे स्पेसिफिकेशन को जरूर समझें, क्योंकि इसी पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने वाले सारे चैप्टर्स में है। थ्योरेटिकल पार्ट जो अभी ख़त्म होने वाला है आगे आने वाले एक और लेक्चर में, इसके बाद कहीं भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। जो थ्योरेटिकल पार्ट थे, जो इम्पॉर्टेंट कोडल प्रोविज़न थे, जिसका इम्पॉर्टेंट था कि आगे उसका यूटिलाइज़ किया जाना है, वो सारे मैंने अभी तक ऑलरेडी कवर कर लिए है। इसके बाद एक और लेक्चर है जिससे मैं उसे कवर करके और आगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड, इसको मैं स्टार्ट करूँगा आगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्पेसिफिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जानना हम लोगों के लिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आई 456/2000 कोड जो है हमें स्पेसिफाई करता है डिफरेंट चीज़ों के लिए, जो कि डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, आई 456/2000 स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग स्टील स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है ना। जो रिइंफोर्समेंट होता है उसको कितना दूरी पे रखना है, कवर टू रिइंफोर्समेंट के लिए कितना कवर होना चाहिए, मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, लैपिंग एंड एंकरिंग कितना होना चाहिए, इफेक्टिव स्पैन फॉर बीम्स क्या होना चाहिए, एंड स्लैब एंड डिफ्लेक्शन आर गिवन इन द फॉलोइंग सब्सिक्वेंट टॉपिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाफ पार्ट इसमें कवर करेंगे और हाफ पार्ट अगला लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टील के रिलेटेड जो भी हमारे प्रोविजंस हैं उसको हम देख लेते हैं। जो माइल्ड स्टील बार है, ठीक है, और कोल्ड ट्विस्टेड बार है, जनरली उसको टॉर्क 40, माइल्ड स्टील को टॉर्क 40 और जो कोल्ड ट्विस्टेड बार है उसको टॉर्क 50 कहा गया है, ठीक है, जो कि यूज़ में करते हैं। मीडियम टेंसाइल स्टील हैविंग सिग्मा ST 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज नॉट इन द मार्केट एंड एज सच इज नॉट यूज्ड इन द डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट है, जो डिज़ाइनर है वो हमेशा उसके ये एस्पेक्ट होने चाहिए कि जिस टाइप के जो स्टील हमें चाहिए वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो, नियर बाई मार्केट में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग बार का डायमीटर का डिज़ाइन करते हैं। मान लो कि आपने डिज़ाइन किया 20 mm का और 32 mm सरिये का, या 20 mm और ठीक है 25 mm का, और मार्केट में उस टाइप का स्टील अवेलेबल नहीं है, तो फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसीड करने में दिक्कत आ सकता है। तो जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये माइंड में रखें कि आपके पास जो नियर बाई मार्केट है वहाँ पे किस टाइप के अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील है, तो उसी के हिसाब से हम आगे उसका डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील होते हैं, आई ग्रेड के स्टील्स, ये टॉर 40 में Fe 415 और टॉर 50 में इसको कहा जाता है Fe 500, ठीक है। मॉडिफिकेशन फैक्टर का यूज़ किया जाता है टेंशन एंड कंप्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए, जिसको हम लोग नीचे के टेबल्स में भी देखेंगे, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक डायग्राम है, इसको देख लेना है, बस आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उस डायग्राम का यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। अभी आप ये देखते चले कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब मैं इसका यूटिलाइज़ करूँ तो आपको नया नहीं लगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस में परसेंटेज टेंशन इन्फोर्समेंट को दिखाया गया है और यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर्स को दिखाया गया है। और यहाँ पे माइल्ड स्टील Fe 250 के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू देख रहे हैं, इस तरीके से वैरी कर रहा है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप सिर्फ डायग्राम को देखें, उस तरीके से Fe 415 के लिए है, फिर Fe 500 के लिए है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे लेंगे, आप वहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे, क्योंकि अगर अभी हम बताएंगे तो फिर आपको फिर एंग्जाइटी हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू हम इस वाले पार्ट को करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन इन्फोर्समेंट है, उसके लिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर दिखाया गया, देख रहे हैं ये राइजिंग कर्व है, जबकि उधर वाला फॉलिंग था। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए यहाँ पे उसके मॉडिफिकेशन डिफरेंट मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ पे क्या किए गए हैं, दिखाए गए हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्वेश्चन से कर लेंगे। अब देखिए, स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट आप लोग देखते हो स्लैब के अंदर में कि स्लैब का जो होता है स्टील का एक प्रॉपर क्या होता है, स्पेसिंग होता है, उसको प्रॉपर स्पेसिंग के साथ में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो उसी स्पेसिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्या स्पेसिंग का क्राइटेरिया है, ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल मेन रिइंफोर्सिंग बार शैल यूजुअली बी नॉट लेस दैन द ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो पैरेलल बार है, ये जो देख रहे हैं ना, पर पैरेलल बार है, ये सब
पैरेलल बार यानी मेन बार है ये सब। ये मेन बार है, जैसे स्लैब में 2 बार होता है, एक मेन बार होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो दिख रहा है ऊपर से, ये वाला पार्ट मेन बार था और ये वाला जो पार्ट है ये सब, ये वाला और ये वाला, ये सब और ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो 2 बार होता है। कौन कौन सा बार, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पे मेन बार के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो अब हम बोलने चाह रहे हैं अभी तीनों, इसमें से जो बड़ा आएगा उससे छोटा नहीं होना चाहिए। यानी डायमीटर ऑफ बार एंड डायमीटर आर इक्वल। अगर डायमीटर जो बार का मान लो 20 mm का है, 32 mm का है या 25 mm का है, ठीक है, तो उसके बराबर होना चाहिए। दूसरा है डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार इफ डायमीटर आर अनइक्वल। ठीक है, मान लो कि एक बार का डायमीटर है 10 mm और एक का है 12 mm, तो दोनों में से जो क्या होगा, बड़ा होगा, उसको डायमीटर को हम लेंगे। ठीक है, थर्ड है 3.5 mm मोर दैन द नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट। जो नॉमिनल साइज एग्रीगेट का मान लो जितना भी mm का 20 mm का एग्रीगेट है, तो उसे 3.5 mm ज़्यादा। अब तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, तीनों को कैलकुलेट करेंगे और तीनों में से जो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा, उससे कम स्पेसिंग हमारे रिइंफोर्समेंट के बीच में नहीं होना चाहिए। ये वाला जो स्पेसिंग दिख रहा है 2 रिइंफोर्समेंट के बीच का, ये उससे क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे बहुत सारे डायमीटर्स और बार है, 10 mm के बहुत सारे बार है, तो इक्वल डायमीटर है तो उसमें से जो भी डायमीटर 10 mm का बार होगा तो 10 mm स्पेसिंग ले लेंगे। लेकिन मान लो कोई डायमीटर 10 mm है, कोई 12 mm है, तो उस दोनों में से जो क्या आएगा, जो बड़ा आएगा उसको कंसीडर करेंगे। और थर्ड जो कैलकुलेशन करेंगे 3.5 mm मोर दैन द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। मान लो 20 mm का एग्रीगेट है तो उसे 3.5 mm ऐड कर देंगे यानी 3.5। अब सारे को देखेंगे, सारे क्राइटेरिया को देखेंगे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा आएगा उससे हमारा कम क्या होना चाहिए, स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। मान लो कि एक में आप यूज़ किए 10 mm और 12 mm और 20 mm का आपने एग्रीगेट यूज़ किया है। ठीक है, या 10 mm और 20 mm का सरिया है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, 20 mm लोगे क्योंकि 10 और 20 में 20 ज़्यादा है, फिर लेकिन यहाँ पे देखो 20 है और इसमें 3.5 आपको ऐड करना है, तो 23.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 23.5, तो 23.5 हो जाएगा। तब तीनों में देखो, एक ये हो गया 23.5, एक 20 हो गया और एक 10 हो गया, तो तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, 23.5 है, तो 23.5 से हम स्पेसिंग कम नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। Greater horizontal distance than the minimum specified above should be provided wherever possible. ठीक है, however when the needle vibrator is used, the above distance may be reduced to 23 of nominal maximum size of the coarse aggregate, provided that sufficient space is left between the group of bar to enable the vibrator to be immersed. ये वाइब्रेटर के केस में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करने के लिए, उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन बताया गया है। नेक्स्ट है वेन द बार इन रो, बहुत सारे बार्स रो में हैं, द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस वुड बी द ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पहला है 15 mm, दूसरा है 2/3 ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, वही मैंने बताया था 20 mm मान लो, तो इसका 2/3 टाइम्स ऑफ 20 जो भी आएगा, है ना, तो जो भी आएगा इसका वैल्यू। थर्ड है मैक्सिमम साइज ऑफ बार, तो इस तीनों को कैलकुलेट करेंगे, उस तीनों में जो सबसे ज़्यादा आएगा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा आएगा, उससे कम हमारा क्या होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टेंशन बार के बीच में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील के लिए है, माइल्ड स्टील के लिए, फिर 415 के लिए, 500 के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टील के लिए डिस्टेंस जो है वो क्लियर डिस्टेंस के बराबर है, माइल्ड स्टील के लिए 300 mm, 415 के लिए 180 mm और फिर 500 के लिए 150 mm। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द टेंशन बार, मतलब टेंशन जो बार आप ले रहे हैं उसके बीच में जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल दूरी है उसका डिस्टेंस जो है, स्टील के लिए क्लियर डिस्टेंस जितना होगा उतना ले सकते हैं हम लोग, माइल्ड स्टील के लिए 300 mm, फिर 415 के लिए 180 mm और फिर 500 के लिए 150 mm। ठीक है, अब देखिए स्लैब के लिए कितना लेना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्लैब के लिए मेन स्टील के लिए 3 टाइम्स ऑफ डाया और 300 mm, विचेवर इज स्मॉलर, दोनों में से जो छोटा आएगा। ठीक है, मतलब देखो 2 बार होता है, 1 2 3 इस तरीके से, ये मेन बार हो गया, और स्लैब में अब देखना है कि एक इस तरीके से बार होता है और एक ऊपर से इसका बार होता है इस तरीके से ऐसे, तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो 2 बार होते हैं, एक जो दिखा रहा हूँ ये मेन बार और ये वाला पार्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार।
कौन सा बार? डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मेन बार के लिए जो है ये जो होना चाहिए स्पेसिंग 3 टाइम्स ऑफ डाया, मान लो 10 mm का डाया तो 3 इंटू डी और 300 mm, ठीक है। विच एवर इज स्मॉलर, दोनों में से जो कम होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के केस में है आपका 5 टाइम्स ऑफ डाया और 450 mm विच एवर इज स्मॉलर, ठीक है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। चलिए अब कवर क्या है इन्फोर्समेंट के लिए, कवर कितना लेते हैं, ठीक है। देखिए कवर टू इन्फोर्समेंट क्या है। नॉमिनल कवर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस measured from the concrete surface without taking into the account the plaster of the other decorative finishes to nearest surface of the reinforcing bar, surface of reinforcing bar, ठीक है। ये कहलाता है नॉमिनल कवर। और नॉमिनल कवर क्यों ज़रूरत है, मैंने आपको बताया था कि मान लो कि अगर स्टील है और स्टील को अगर हम लोग कवर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या कि ये इन्वायरमेंटल वेदर कंडीशन के कांटेक्ट में आएगा। क्या करेगा? इन्वायरमेंटल वेदर कंडीशन के कांटेक्ट में आएगा, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, है ना। इन्वायरमेंटल वेदर कंडीशन, है ना। इन्वायरमेंटल वेदर कंडीशन के कांटेक्ट में आएगा जहाँ पे हमेशा हीटिंग और ये हो सकता है, हीटिंग की वजह से हीटिंग या फिर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग भी हो सकता है। बारिश के दिनों में अल्टरनेट वेटिंग मतलब जो छड़ है वेट हो जाएगा, फिर से क्या होगा? ड्राई होगा, जिसके कारण से वहाँ पे जो हमारा स्टील है उसमें रस्टिंग के चांसेस होंगे, यानी कोरजन यानी जंग लग जाएगा। और जंग लगने की वजह से वहाँ पे क्या है, अंदर वाला जो पार्ट है ये जो स्टील है एक्सपैंड होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कोरोजन की वजह से। तो क्या होगा? अंदर वाला पार्ट जो कंक्रीट है उसको क्या कर देगा? क्रैक कर देगा, जिसके कारण से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं। तो कवर कितना प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट केसेस के लिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट कवर यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। एक यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया आपको यहाँ पे नॉमिनल कवर। क्या दिखाया गया है? नॉमिनल कवर दिखाया गया है, और एक दिखाया गया क्लियर कवर, ठीक है। तो देख रहे हैं आप नॉमिनल कवर है टॉप स्टील से जो टॉप सरफेस है वहाँ से लेकर के ये वाला सरफेस तक, स्टील वाला सरफेस तक नॉमिनल है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला क्लियर कवर टू मेन स्टील है, ठीक है। जो मेन स्टील है और बाहर से जो हम दिए हैं वो स्टीरअप है, तो ये अंदर वाला जो स्टील है उस वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्लियर कवर है। डिफरेंट केसेस के लिए यहाँ पे क्लियर कवर दिखाया गया है। कॉलम के लिए 12 mm से कम है तो 25 mm, अगर 12 mm डायमीटर से ज़्यादा है कॉलम का तो 40 mm लेंगे। मेन बार इन बीम एंड स्लैब, बीम और स्लैब में 25 mm, अगर बीम लेस देन 12 mm है तो 15 mm ले सकते हैं हम लोग। अगर इन जनरल जो है हमारा 12 mm से कम के लिए भी 15 ही होता है। फाउंडेशन के लिए 50 mm लेते हैं क्लियर कवर, और जो मिनिमम कवर है उसके अलावा एंड ऑफ मेन बार 25 mm, ठीक है। ये डिफरेंट कवर है, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ से, है ना। फाउंडेशन के लिए सबसे ज़्यादा होता है 50 mm। हर एक बुक में थोड़ा बहुत वेरी करता है, तो ये आपके अकॉर्डिंग इसको याद रखना पड़ेगा। अब जो है एक्सपोजर कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग जो है अलाउेबल मैक्सिमम क्रैक विड्थ है वो दिया गया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोजर कंडीशन अकॉर्डिंग टू आई 456। तो देखिए टाइप ऑफ एक्सपोजर होता है माइल्ड और मॉडरेट। तो माइल्ड में देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्टेड कंक्रीट सरफेस, कंक्रीट का जो सरफेस आपका प्रोटेक्टेड है उसके अलाउबल मैक्सिमम क्रैक विड्थ है 0.3 mm। मॉडरेट में देखिए क्या है, शेल्टर्ड फ्रॉम रेन और परमानेंटली अंडर वाटर और इन कांटेक्ट विद द नॉन एग्रेसिव सॉइल, ठीक है। पहला तो है कि जो माइल्ड है उसमें आपका जो कंक्रीट सरफेस है वो रेन से भी प्रोटेक्टेड है, तो उसमें मैक्सिमम अलाउबल क्रैक है 0.3 mm। लेकिन जहाँ पे जो हमारा कंक्रीट है रेन के कांटेक्ट में आ रहा है और वहाँ पे जो सॉइल है एग्रेसिव सॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो क्रैक विड्थ है वो होता है 0.25 mm, ठीक है। अब देखिए सीवियर का केस क्या है। सीवियर मतलब होता है कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग एक्सपोज टू सी वाटर। अब जो आपका जो कंक्रीट है उसमें अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए 0.20 ले लेंगे। वेरी सीवियर मतलब होता है एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे और कोरसिव फ्यूम्स, है ना। जब आपका कंक्रीट है सी वाटर स्प्रे में क्या है एक्सपोज्ड है और वहाँ पे कोरसिव फ्यूम्स आ रहे हैं तो वहाँ पे 0.10 है। एक्सट्रीम मतलब होता है एक्सपोज टू एब्रेसिव एक्शन लाइक सी वाटर कैरिंग सॉलिड और केमिकल।
एक्सट्रीम मतलब हो गया कि जो सी वाटर है वहाँ पे आपका जो है केमिकल भी प्रोसीड कर रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री से केमिकल डिस्चार्ज किए जाते हैं, तो जाकर आपका जा रहा है रिवर्स में या सी में, उसके कांटेक्ट में अगर आपका कंक्रीट आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम क्रैक विड्थ की वैल्यू नील एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे आईएस कोड डिफरेंट आईएस 456/2000 का। ठीक है, अब देखिए नॉमिनल कवर है डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, क्या है नॉमिनल कवर टू डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर ड्यूरेबिलिटी के लिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे 20 mm दिया गया है। तो माइल्ड के लिए, माइल्ड देखिए इस आइटम समझने पड़ेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ये पूरे मैंने बताया था क्या क्या कंडीशन है कि अगर रेन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो माइल्ड होगा, मॉडरेट मतलब सिर्फ और सिर्फ रेन के कांटेक्ट में है, सीवियर मतलब वहाँ पे क्या है मतलब सी वाटर है और सी वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, वेरी सीवियर मतलब सी वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है और वहाँ पे कोई केमिकल से उसके कांटेक्ट में आ रहा है, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, है ना। तो ये सारे डिफरेंट कंडीशंस है, ये चीज़ आप ऊपर देख लेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है जो M20 है उसके लिए जो हम कवर लेते हैं 20 लेते हैं। ठीक है, M25 के लिए हम लोग माइल्ड के लिए 20 और 25 के लिए 30 लेते हैं, है ना। बाकी के लिए स्पेसिफाई नहीं है आईएस कोड में, जो ब्लैंक दिखाया गया उसके लिए आईएस कोड में ही स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, M30 के लिए हम माइल्ड के लिए 20 लेते हैं, मॉडरेट के लिए 30 और सीवियर के लिए 45। ठीक है, ये सारे डाटा आपको याद नहीं रखने हैं, जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ वो याद रखना है आपको। ठीक है, ये डाटा बहुत सारे डाटा जो है आपकी एग्जामिनेशन में आप आईएस कोड अलाउ रहेगा, वहाँ सब देख करके उस चीज़ को एज्यूम करके लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो डाटा है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना, ये वाला पार्ट आपको याद नहीं रखना। ये चीज़ आपको बस देखना आना चाहिए कि माइल्ड के लिए कितना होता है, इसके लिए कितना होता है, सीवियर के लिए कितना होता है और वेरी सीवियर के लिए कितना होता है। उस तरीके से M40 के डिफरेंट प्रोविजंस हैं। ठीक है, बट आपको ये याद होना चाहिए कि माइल्ड के अंडर में क्या कंडीशन आता है, मॉडरेट के लिए क्या आता है, सीवियर कौन सा कंडीशन में आता है, वेरी सीवियर किस कंडीशन के लिए आता है, एक्सट्रीम किस कंडीशन के लिए आता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आता है कि कोई भी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसी के कॉन्टेक्ट में है और वहाँ पे अल्टरनेट एंड वेटिंग का कंडीशन है, तो ये वेरी सीवियर आएगा, ये सीवियर कंडीशन होगा या फिर माइल्ड होगा। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट में लिखा गया है, फॉर माइल्ड एक्सपोजर कवर कैन बी रिड्यूस्ड बाई 5 mm फॉर बार अप टू 12 mm। अगर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है तो वहाँ पे हम कवर को 5 mm तक 5 mm तक हम वहाँ पे क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 12 mm बार तक। ठीक है, टॉलरेंस कवर का होता है +10 mm। ठीक है, विथ ग्रेड 35 एंड अबव रिडक्शन ऑफ 5 mm इज अलाउड फॉर सीवियर एंड वेरी सीवियर कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। मुझे लगता है कि ओवरऑल डेप्थ मैंने आपको बताया था निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं ओवरऑल डेप्थ, मान लो कि कंक्रीट है और कंक्रीट के बीच में यहाँ पे ऐसे स्टील दिया गया है ना। तो एक तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटर तक दिया है ना। तो सेंटर तक तो आपका इफेक्टिव डेप्थ हो गया, लेकिन इसके नीचे जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये आपका है कवर। ठीक है, ये मिनिमम कवर है, यहाँ तक दिया हुआ है। तो एक चीज़ इफेक्टिव डेप्थ ये वाला पार्ट हो गया, सॉरी ऊपर वाला पार्ट तक, ये वाला इफेक्टिव डेप्थ हो गया। ठीक है, तो D हो गया प्लस आप यहाँ तक ये वाला पार्ट आप 5/2 ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला 5/2 डायमीटर का आधा हो जाएगा और प्लस ये वाला कवर जो दिया गया है इफेक्टिव कवर, इसको आप ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा D प्लस 5/2 प्लस यहाँ पे इफेक्टिव कवर। ठीक है, ये आप ऐड करेंगे तो आपका निकल जाएगा टोटल डेप्थ का वैल्यू। एक और चीज़ यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे D यहाँ तक है, सॉरी D मतलब हो गया कि टॉप सरफेस से लेकर के और सेंटर तक हो गया है ना। तो ये हो गया D प्लस, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ तक सेंटर तक स्मॉल d हो गया प्लस ये यहाँ से यहाँ तक का हाफ हो गया 5/2 और प्लस नीचे वाला आपका पार्ट हो गया कवर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका D प्लस 5/2 प्लस आपका हो गया ये क्लियर कवर हो गया, ये क्लियर कवर, इसको इफेक्टिव कवर नहीं कहेंगे, इसको क्लियर कवर कहेंगे। ठीक है, अगर इफेक्टिव कवर रहेगा,
अगर इफेक्टिव कवर रहेगा तो सीधे डी प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव कवर में हम जो मेज़रमेंट करते हैं नीचे से लेकर के सेंटर तक करते हैं, है ना। तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक क्या है डी है, तो डी प्लस ये वाला हो जाएगा इफेक्टिव कवर, डी प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है, यहाँ पे 5 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका क्लियर कवर रहेगा तो क्लियर कवर में आपको हाफ डायमीटर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल डी क्या हो गया टॉप सरफेस से लेकर के सेंटर तक हो गया, और सेंटर से नीचे वाला पार्ट क्या हो गया आपका या तो इफेक्टिव कवर होगा या तो नॉमिनल होगा। इफेक्टिव होगा तो सिर्फ इफेक्टिव कवर ऐड कर देंगे, अगर नॉमिनल होगा तो नॉमिनल प्लस डायमीटर आधा को ऐड करेंगे तो आपका टोटल डेप्थ निकल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर होगा पहले से भी। एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये जो पार्ट हो गया ये यहाँ तक, तो ये तो सेंटर तक तो हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, कहाँ तक सेंटर तक, और सेंटर से नीचे वाला पार्ट को कहा जाता है इफेक्टिव कवर। तो डी प्लस आप करेंगे अगर इफेक्टिव कवर को ईसी को, तो आपका टोटल डेप्थ निकल जाएगा। एक और चीज़ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है समझना। एक और चीज़ है कि आप नॉमिनल कवर ऐड करना चाहते हैं, तो नॉमिनल कवर क्या होता है कि नॉमिनल कवर आपका होता है जो स्टील है ना उसके बॉटम से लेकर के नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये आपका हो गया नॉमिनल कवर। क्या हो गया नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर में ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ तक हो गया स्मॉल डी हो गया, प्लस अब ये वाला पार्ट आपको ऐड करना पड़ेगा 5/2 वाला, है ना। तो ये जो दिया गया है ना ये नॉमिनल कवर के लिए ही दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? नॉमिनल कवर के लिए। तो ये वाला आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। अब मिनिमम रिइंफोर्समेंट है। मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना लेते हैं? ठीक है, तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट का वैल्यू है ST/BD, ST/BD इज इक्वल टू 0.85/FY। ये मिनिमम रिइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके वही होगा AST बराबर आप लिख सकते हैं 0.85/FY इंटू BD। ठीक है, चलिए अब स्लैब के केस में कितना लेते हैं मिनिमम स्टील। माइल्ड स्टील अगर रहेगा स्लैब में तो उसके लिए 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। कितना? 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, अगर FE 415 या 500 रहेगा यानी कि क्या रहेगा HYSD बार रहेगा। कौन सा बार रहेगा? HYSD बार रहेगा। तो इसके लिए मिनिमम रिइंफोर्समेंट लेंगे 0.12% ऑफ AG। 0.12% ऑफ AG। AG मतलब क्या होता है? ग्रॉस एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, ये ले लेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविज़न है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ज़्यादा समझने के लिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपके टेस्ट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, शेयर के लिए जो क्राइटेरिया है ASB/BSB शुड नॉट। अब यहाँ पे जो ASB/BSB है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 FY। स्टूडेंट ये सब कोडल प्रोविज़न है, आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जितना मैं सारा बता रहा हूँ वो भी याद रखने वाला है, ये सब याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हर एक एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव में भी और आपके ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये सब कम से कम डाटा आपको याद रखना है कि मिनिमम स्टील कितना लेते हैं, मैक्सिमम कितना लेते हैं, ये सारी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ASB/BSB इस तरीके से लिखते हैं ASB/B इंटू SB बराबर 0.4 डिवाइड बाई 0.87 FY। ये क्राइटेरिया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, शेयर के लिए। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, पानी पी लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में RCC में बहुत सारे कुछ डेटा हैं, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं जिसको आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन IAS बोर्ड से आते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कॉलम के केस में हम लोग देख लेते हैं। किसके केसेस में? कॉलम के केस में। तो इसमें लेते हैं 0.8% ऑफ
AG, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.8%। ये जो हम बात कर रहे हैं वो मिनिमम रिइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि कम से कम स्टील आपका इतना होना चाहिए उसके अंदर में, ठीक है। मैक्सिमम के लिए क्राइटेरिया मैंने आपको अभी बताया नहीं है, वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मिनिमम के लिए जो क्राइटेरिया बताया, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, ये चीज़ आपको मेमोराइज़ करना है, ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि हाँ जब भी पूछा जाए कि कॉलम के लिए मिनिमम परसेंटेज कितना होता है स्टील का, तो 0.8%, ठीक है। शेयर के लिए कितना होता है, Fe 415 और 500 रहेगा तो वहाँ पे मिनिमम कितना लेंगे स्लैब के केसेस में 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, अगर माइल्ड स्टील रहेगा तो 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। और भी जो केसेस मैंने बीप के लिए बताए थे ST/BD इक्वल टू 0.85/FY, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बीम एंड स्लैब के केसेस में हम देख लेते हैं मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट के केसेस। मिनिमम देखे थे कि मिनिमम इतना होना चाहिए स्टील, है ना। अब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम का क्राइटेरिया बीम एंड स्लैब के केसेस में टेंशन में रहेगा तो 0 पॉइंट, ये सब बराबर है, ठीक है, 0.04 ऑफ BD, कितना 0.04 ऑफ BD। कंप्रेशन में भी रहेगा तो आपको ये बराबर है, ठीक है ना, बराबर लिख देना, बराबर में भी 0.04/BD, यानी ये 4% कह सकते हैं, है ना। कि मतलब जो भी आपका ग्रॉस एरिया है उसका 4% आपको मैक्सिमम लेना है, 4% ऑफ क्या, ग्रॉस एरिया, मतलब AG। ए सबस्क्रिप्ट में G लिखा हो, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कॉलम के केसेस में लेते हैं हम लोग मैक्सिमम 6% ऑफ AG, 6% ऑफ क्या, AG मतलब ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब बार क्या हो, लैप नहीं किया गया हो। अब बार लैप नहीं किया गया, उसका कंडीशन क्या है, देखिए मान लो कि एक बार है 12 मीटर का, अब हमको 20 मीटर का बार चाहिए, तो इसमें क्या करोगे, अब अदर बार लोगे, एक अनदर बार लोगे, एक अदर स्टील लोगे, अब दोनों स्टील को क्या करोगे, यहाँ पे किसी चीज़ के द्वारा जोड़ोगे, तभी तो लैपिंग होगा ना, या तो वेल्ड करोगे या तो फिर क्या करोगे, लैपिंग करोगे, तो दोनों स्टील को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दोगे और ऐसे यहाँ पे वेल्ड करोगे, है ना। तो जो वेल्ड करोगे ना, तो इसके लिए क्या करोगे कि एक स्टील को दूसरे के ऊपर रखोगे, तो उसके लिए लैप कितना होना चाहिए, है ना। तो लैप का भी कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे, तो अभी लैप नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं स्टील कितना लेंगे। तो अगर बार नहीं लैप किया गया है, विदाउट लैप्ड है, तो उस केसेस में हम लोग 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, है ना। अगर लैपिंग कर दिया गया है, तो यहाँ पे बुक में नहीं दिया गया है, बट होता है 4% ऑफ AG, ठीक है। व्हेन बार इज नॉट लैप्ड, तो क्या होगा, वहाँ पे जो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील होगा 6% ऑफ AG होगा। अगर बार लैपिंग कर दिया गया है तो 4% ऑफ क्या होगा, AG होगा, यानी ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहीं तक आज, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविज़न के बारे में देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे प्रोविजंस जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपके टेस्ट एग्जामिनेशन में भी रहेंगे और SBT में भी रहेंगे, एकदम डेफिनेट है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। इस लेक्चर से तो डेफिनेटली है, और जितने भी सारे क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।